अध्याय 3011 हमेशा उसके साथ खड़े रहना। जब ड्रैगन लेडी ने कांसे का औजार पकड़ा तो वह इंद्रधनुषी रंग से चमक रहा था। उसकी जीवन शक्ति इंद्रधनुषी धुंध जैसी थी। हान सेन ये देखकर बहुत ईर्ष्यालु हो गया। वह कांसे का औजार शायद कई सच्चे देव श्रेणी के जेनोजेनिक्स से बना था। वह किसी देव दानव जैसे बड़े जानवर को रोते और दहाड़ते हुए सुन पा रहा था। एक कप जीनो द्रव हान सेन के कई सालों के काम के बराबर था। वे 300 प्राचीन देवता, जो हर प्राचीन देवता का खून था, किसी को सच्चे देवता का दर्जा दिलाने के लिए पर्याप्त था। हान सेन ने दृश्य की तारीफ की। क्या प्राचीन देवताओं के वयस्क समारोह हमेशा इतने भव्य होते हैं? मैं सचमुच एक प्राचीन देवता बनना चाहता हूँ। ड्रैगन लेडी वेदी पर खड़ी थी। उसके हाथ में कांसे का औजार था। उसने एक ही घूंट में जीनो पवित्र द्रव पी लिया। पवित्र जीनो द्रव के प्याले में बहुत ज्यादा शक्ति थी। जब उसे ड्रैगन लेडी के शरीर में पहुंचाया गया तो उसके शरीर में आमूल-चूल परिवर्तन आ गए। हर तरफ जलती हुई लपटें, रोशनियां, अदृश्य हवा और तेज गड़गड़ाहट थी। सूरज, चांद, तारे, समुद्र और आकाश चमक रहे थे। उस वेदी पर कई अजीबोगरीब दृश्य हो रहे थे। कोई देख ही नहीं पा रहा था कि इन सब के बीच ड्रैगन लेडी कहाँ है। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है। क्या ड्रैगन लेडी का शरीर इतनी ज्यादा ऊर्जा सहन कर पाएगा? हान सेन चिंतित होने लगा। ये शक्ति बहुत ज्यादा थी। चिंता मत करो, उसमें हमारे लोगों का ईश्वर राजा का खून है। वह जीनो पवित्र द्रव की शक्ति को स्वीकार कर सकती है। प्राचीन मूल देवता किसी तरह हान सेन के बगल में आ गए थे। वे परिणाम को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे। क्या प्राचीन देवताओं के वयस्क समारोह हमेशा इतने भव्य होते हैं? हान सेन ने पूछा। प्राचीन मूल देवता ने अपना सिर हिलाया। बेशक, वे नहीं है। यह एक पारंपरिक समारोह है जो केवल वयस्क हो रहे देव राजाओं के लिए आरक्षित है। भले ही हमारी जाति सब कुछ खा सकती हो, जब हमने ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की तो केवल प्राचीन देव राजा ही इस समारोह का आनंद ले सकते थे। साधारण प्राचीन देवता ऐसे समारोह का आनंद नहीं ले सकते। इसके अलावा आजकल प्राचीन देवता पहले जितने अमीर नहीं रहे। जीनो पवित्र द्रव के लिए सामग्री प्राप्त करना कठिन है। जब मैं देव राजा बना तब भी मुझे इस तरह के व्यवहार के लिए आरक्षित नहीं किया गया था। ये जीनो पवित्र द्रव पुराने प्राचीन देव राजा जीनो देव द्रव जितना अच्छा नहीं है। अतीत में 3000 प्राचीन देवता थे, इसलिए अमृत को 3000 प्राचीन देवताओं की शक्ति प्रदान की गई थी। अब हम केवल 300 हैं। हान सेन इस बात से सहमत थे। अगर हर प्राचीन देवता इसी तरह खेलता तो ब्रह्मांड का हर उच्च श्रेणी का विदेशी प्राणी उनके द्वारा खा लिया जाता। हान सेन ने सोचा, शुक्र है कि प्राचीन देवता अब पहले जितने प्रभावशाली नहीं रहे। अगर ब्रह्मांड पर अब भी प्राचीन देवताओं का नियंत्रण होता तो हर कोई उनका भोजन बन जाता। अब तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। प्राचीन मूल देवता हान सेन की सोच समझ गए थे। प्राचीन मूल देवता ने शांति से कहा, हम प्राचीन देवता मूल की ओर लौटने वाले हैं। प्राचीन देवता स्वयं प्रकृति का एक अंग है। हमें केवल उतने ही संसाधन चाहिए जितने हमारे लिए पर्याप्त हों। हम सब कुछ हड़पने की आकांक्षा नहीं रखते। हम अन्य जातियों की तरह नहीं बनना चाहते, जो अपनी तिजोरियों और पेट भरने के लिए जितना हो सके हमला करे और चोरी करे। अपने आनंद के लिए संसाधनों को बर्बाद करना स्वार्थ है। प्राचीन देवताओं के मरने के बाद प्राचीन मूल देवताओं को छोड़कर उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस लौट जाती है। मैं समझ गया। हान सेन अब समझ गया। प्राचीन देवताओं के पास अब जो शक्ति थी वह दुनिया पर दोबारा राज करने के लिए अपर्याप्त थी। गुट बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसने प्राचीन देवताओं के इतने बड़े इलाके पर राज करने के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन मूल देवता सच कह रहे हों। धमाका! अचानक उन्हें वेदी से एक हिलती हुई आवाज सुनाई दी। वहां कई अजीबोगरीब दृश्य सामने आ रहे थे। ड्रैगन लेडी का शरीर प्रकट हुआ। ड्रैगन लेडी किसी अजीब से कवच में लिपटी हुई थी। वह भी अजीब लग रही थी। वह मानो किसी वेदी के सामने प्रार्थना कर रही हो। उसके पीछे एक विशाल और अजीब सा पहिया था। जब हान सेन ने गौर से देखा तो उसने पाया कि वह कोई पहिया नहीं था। वह तो कई कटलरी से बनी कोई चीज थी। वहां एक चाकू, कांटा, छुरी और चम्मच था। एक बारबेक्यू स्टेक और एक स्पैचुला भी था। ये सब खाना पकाने के बर्तन थे। वे उसकी पीठ के पीछे पहिए की तरह पंक्तिबद्ध रखे हुए थे। पहला कटलरी उपकरण एक दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। इससे एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हो रहा था। ये किसी राक्षस या देवता जैसा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। प्राचीन देव राजा का रक्त आखिरकार पुनर्जीवित हो गया है, प्राचीन मूल देवता ने कहा।
क्योंकि वह मिश्रित है, उसके प्राचीन देव राजा के रक्त में कुछ बदलाव आए हैं। उसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। उसका चेहरा विकृत और अजीब लग रहा था। ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे? हान सेन के पास उसे देखने के लिए उसका डोंगशुआन आभा नहीं था। उसे नहीं पता था कि ड्रैगन लेडी की स्थिति अच्छी है या बुरी। मुझे नहीं पता, हम इसका आकलन करने में समय लेंगे। प्राचीन मूल के परमेश्वर के उत्तर तेजी से आने लगे। वयस्क समारोह पूरा होने के बाद प्राचीन देवताओं के कई देवता चले गए। वे सभी अलग अलग जगहों पर रहते थे। उनका एक साथ इकट्ठा होना आम बात नहीं थी। ड्रैगन लेडी, जो कवच पहने हुए थी, प्राचीन मूल देवता के सामने चली गई और पूछा, प्राचीन मूल देवता, क्या आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे आजाद कर देंगे? जरूर, प्राचीन मूल देवता ने ड्रैगन लेडी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस पर पुनर्विचार करो कि तुम प्राचीन देवता के देव राजा के पद पर बने रहना चाहती हो या नहीं। ड्रैगन लेडी ने अपना सिर हिलाया। मैं प्राचीन देवता की पहचान स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन प्राचीन देवताओं के एक साधारण सदस्य के रूप में। मैं प्राचीन देवताओं की राजा नहीं बनना चाहती। प्राचीन मूल देवता मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए ये स्वीकार करना ही काफी है कि तुम प्राचीन देवताओं में से एक हो। हान सेन को लगा कि प्राचीन देवता उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत कुछ दिया था। आखिरकार प्राचीन देवता इतनी जल्दी कोई और जीनो पवित्र द्रव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्राचीन मूल देवता ने सचमुच ड्रैगन लेडी को आजाद कर दिया था। वह जा सकी। उन्होंने हान सेन को उस ठंडे ग्रह के बारे में भी बताया जिसकी उसे तलाश थी। हान सेन को एक ऐसी जगह मिली जहां आसपास कोई नहीं था। उसने प्राचीन मूल देवता से पूछा, आप ड्रैगन लेडी को क्यों नहीं रोकते? आप जानते हैं कि मैं एक खतरनाक यात्रा पर जा रहा हूं। मेरा पीछा करने से वह खतरे में पड़ सकती है। प्राचीन मूल देवता ने धीरे से कहा, वह प्राचीन देवताओं की राजा होगी। हमारा राजा खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचा होगा। अगर वह किसी खतरनाक चीज से नहीं गुजर सकती तो वह उस खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर भी नहीं टिक पाएगी। तो क्या तुम अब भी चाहते हो कि वह प्राचीन देवताओं की राजा बने? हान सेन को लगा कि यह सही है। आखिरकार प्राचीन देवताओं ने उसे बहुत संसाधन दिए थे, इसलिए उसे जाने देना आसान नहीं था। उसमें एक प्राचीन देव राजा का खून है, प्राचीन मूल देवता ने कहा। केवल वही प्राचीन देवताओं की असली राजा बन सकती है। मैं उसे प्राचीन देव राजा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह एक दिन अपनी इच्छा से जिम्मेदारियां निभाएगी। क्या आप जीनो गॉड हॉल या पवित्र रक्त कह रहे हैं? हान सेन प्राचीन मूल देवता की आवाज सुन सकता था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। ब्रह्मांड में उथल पुथल मचने वाली है। हम प्राचीन देवता इंतजार करके देख नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि ड्रैगन लेडी एक सच्ची प्राचीन देवी होंगी। जब उन्हें राजा की जिम्मेदारियां स्वीकार करनी होंगी तो वे गर्व के साथ ऐसा करेगी। अगर मैं एक दिन गिर भी जाऊं तो भी वे प्राचीन देवता को संभालेंगी और ज्योति को प्रज्वलित रखेंगी। प्राचीन मूल देवता ने हान सेन को जलती हुई आंखों से देखा। उन्होंने गंभीरता से पूछा, हान सेन, मुझे बताओ, जब वह समय आएगा तो क्या तुम ड्रैगन लेडी के साथ गठबंधन करोगे? अगर ड्रैगन लेडी मुझे स्वीकार करने को तैयार है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, हान सेन ने गंभीरता से कहा। ठंडे ग्रह पर एक पुरुष और एक महिला बर्फीले इलाके से गुजर रहे थे। पुरुष ने फर पहने एक छोटे बच्चे को गोद में लिया हुआ था। प्राचीन मूल देवता ने हान सेन, ड्रैगन लेडी और प्राचीन आत्मा बीज को ग्रह तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अंतरिक्ष तत्व प्राचीन देवता को टेलीपोर्ट किया था। इससे हान सेन की बहुत सी मुसीबतें बच गईं। हान सेन ने सोचा था कि बर्फीले ग्रह पर किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह आसान नहीं होगा। हालांकि यह ठंडा ग्रह जीवन से भरपूर था, लेकिन यहाँ का वातावरण इसे रहने के लिए एक कठोर जगह बनाता था। ग्रह का तापमान बहुत कम था। वहां कई ठंडे तत्वों वाले अज्ञात जीव रहते थे। उच्च बुद्धि वाले एकमात्र प्राणी स्नोमैन नामक जीवों की एक प्रजाति थे। स्नोमैन अज्ञात जीव नहीं थे। उनकी तकनीक अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी जिसकी अपेक्षा अंतरतारकीय युग में रहने वालों से की जाती थी। यहां तक कि उनके शरीर का विकास भी ग्रह के स्तर तक ही सीमित था। वे बहुत पीछे थे। हान सेन को बस यही पता चला कि स्नोमैन के भी अपने गांव थे और उनकी अपनी एक भाषा थी। वे ब्रह्मांड की आम भाषा बोलना नहीं जानते थे, इसलिए उनसे संवाद करना मुश्किल हो गया था। हान सेन और बाकी लोग एक दर्जन स्नोमैन गांवों में गए, लेकिन हान यूफेई के वहां होने की कोई खबर नहीं जुटा पाए।
क्या हान यूफेई सचमुच उस ठंडे ग्रह पर है? हान सेन सोचने लगा कि हान जिनजी ने सच कहा है या नहीं। उसे अक्सर सबसे बड़ा झूठा कहा जाता था, इसलिए अगर यह भी एक और झूठ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हान सेन अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से सबसे ज्यादा उदास था, वरना वह इसका इस्तेमाल पूरे ग्रह को स्कैन करने के लिए कर सकता था। अगर हान यूफेई सचमुच वहां होती तो उसे ढूंढना आसान होता। हान सेन सोच रहा था कि क्या उसे अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग करके डोंगक्सुआन आभा का उपयोग करके पूरे ग्रह को स्कैन करना चाहिए या नहीं। तभी ड्रैगन लेडी ने अचानक पूछा, यह क्या है? हान सेन ड्रैगन लेडी के निर्देश पर चला गया। बर्फ के मैदानों में एक बर्फीला पहाड़ था। बर्फीले पहाड़ को देखना अजीब नहीं था। अजीब बात यह थी कि वह बर्फीला पहाड़ बर्फ पर रखे एक विशालकाय भाप के गोले जैसा लग रहा था। वह बड़ा और अजीब लग रहा था। ठंडे ग्रह पर हर जगह बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे, लेकिन कोई गोलाकार नहीं था। बर्फ और हिम की बनावट से कोई अर्ध गोलाकार बर्फ या हिम पर्वत नहीं बन सकता था। चलो चलकर देखते हैं। हान सेन का शरीर तेजी से हिल रहा था। वह बिजली की तरह सीधे अर्ध गोलाकार बर्फ के पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। हान सेन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई पहाड़ नहीं था। यह भारी बर्फ से ढकी एक अर्धवृत्ताकार इमारत थी। प्रवेश द्वार के पास बर्फ नहीं थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ एक हाईटेक इमारत है। भले ही हान यूफे यहाँ न हो, फिर भी हमें उसके बारे में एक दो सुराग जरूर मिल जाएंगे। हान सेन ने घुमावदार धातु के दरवाजे की ओर देखा। वह जानता था कि स्नोमैन उस इमारत का निर्माण नहीं कर सकते। ड्रैगन लेडी उसके पीछे पीछे गई। दोनों ने इमारत की तरफ देखा। धातु का दरवाजा खुला, जिससे हान सेन देख पाया कि इमारत के अंदर क्या है। क्या इस इमारत का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से बना है? हान सेन ने देखा कि पूरी इमारत अर्धपारदर्शी बर्फ से भरी हुई थी। चाहे मेज हो या चबूतरा, सब बर्फ से बना था। सिर्फ औजार और उच्च तकनीक वाली चीजें धातु से बनी थीं। जीरो लेबोरेटरी में आपका स्वागत है। एक बहुत बूढ़ा रोबोट उनसे मिलने के लिए बाहर आया। उसका सिर एक बड़े अर्धवृत्ताकार बल्ब जैसा था। वह पुलिस सायरन जैसा दिख रहा था। उस पर लाल और नीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। वह गेट की ओर बढ़ रहा था। हान सेन और ड्रैगन लेडी ने रोबोट को देखा तो कुछ कहना चाहा। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। रोबोट के सिर से उन पर रोशनी पड़ी। इससे उनके शरीर तुरंत बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। मुझे 3 परीक्षण विषय मिल गए। ये बहुत बढ़िया है। मास्टर बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हाँ। रोबोट की आवाज बिजली जैसी थी, लेकिन रोबोट जैसी नहीं थी। वेदना। रोबोट जमे हुए हान सेन और बाकी लोगों को ले जाने ही वाला था कि तभी ठंडी ड्रैगन लेडी का शरीर अचानक रोशनी से जगमगा उठा। वह बर्फ से बाहर निकली, जिसने उसे ढक रखा था, और अपने हाथ ऊपर उठाए। उनके बीच एक बड़ा सा चाकू और कांटा दिखाई दिया। भले ही आप एक रोबोट हैं, फिर भी आपको भोजन को समझना चाहिए। ड्रैगन ईटर के 8 कौशल चाकू और कांटा नृत्य। ड्रैगन लेडी शांत लग रही थी, लेकिन उसके हाथ में चाकू एक तूफान की तरह था, क्योंकि उसने रोबोट पर हमला किया था। हर तरफ धातुओं के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। रोबोट कांटे की गिरफ्त में आ गया। जब चाकू और कांटे इधर उधर नाच रहे थे तो वह टुकड़ों में कट गया। वह टूटे हुए तांबे में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। रोबोट के सिर से आती रोशनी में से एक बर्फीली बर्फ जैसी परी उड़ती हुई बाहर आई। उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और ड्रैगन लेडी के चाकू कांटे के तूफान को भूत की तरह चकमा दिया। वह तेजी से इमारत के अंदर उड़ गई। अब हान सेन को पता चल गया था कि रोबोट सिर्फ एक छद्म रूप था। बर्फ जैसी परी, जो कि विदेशी थी, उसका असली रूप थी। क्या तुम भागना चाहते हो? इतनी जल्दी नहीं, ड्रैगन लेडी ने चिल्लाते हुए कहा। ड्रैगन ईटर का 8वां हुनर, बारबेक्यू पोक। ड्रैगन लेडी का कांटा उड़ गया। वह सीधा भागती हुई बर्फ परी की ओर गया। कांटे ने उसे फंसा लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। ड्रैगन लेडी ने कांटा हिलाया और बर्फ परी का शरीर हवा में वापस उड़ गया। अगले ही पल ड्रैगन लेडी का चाकू आग के तूफान के साथ उठा। वह उस बर्फ परी को तुरंत पकाने वाली थी। बर्फ परी ने संघर्ष किया और चिल्लाए, मास्टर मेरी मदद करो। आग बर्फ परी को छूने ही वाली थी कि अचानक एक ठंडी रोशनी कौंध दी। कांटे की परछाई ठंडी रोशनी से टूट गई। बर्फ परी आजाद हो गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। उसने उस खतरनाक लौ को चकमा दिया जो उसे जलाने की फिराक में थी। प्रयोगशाला के हॉल में अंदर जाकर एक महिला ने सफेद लैब कोट, छोटी स्कर्ट, मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसके बाल छोटे थे और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छुरी थी। छुरी से ठंडी रोशनी निकल रही थी।
बर्फ की परी दौड़कर उस औरत के पास पहुंची। उसके चारों ओर उड़ते हुए बोली, गुरुजी, वे प्रयोगशाला में घुस आए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उन्हें पकड़ लीजिए और उन पर परीक्षण कीजिए। ड्रैगन लेडी की नजरों ने उस महिला की आंखों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच चिंगारी हो। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा था कि मेरी प्रयोगशाला में किसी ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की है, लेकिन वह तो बस एक मिश्रित प्राचीन देवता था। मुझे लगता है कि यह एक परीक्षण विषय के लिए एकदम सही है। वह काम आएगी। ड्रैगन लेडी ने जब ये सुना तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने चाकू कांटा थाम लिया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उससे पहले तुम मेरी थाली का खाना बनोगी। दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही थीं। चाकू, कांटा और छुरी सब चमक रहे थे। ये बहुत डरावना था। उनकी शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। बस करो, हम सब यहाँ दोस्त हैं। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ये सब बस एक बड़ी गलतफहमी थी। हान सेन ने बर्फ तोड़ी और आगे बढ़ा। वह औरतों के बीच दौड़ा और उन्हें लड़ने से रोका। दोनों औरतें एक ही समय पर एक ही शब्द बोल रही थीं, किसने कहा कि मैं उसकी दोस्त हूं। उसके बाद उस औरत ने हान सेन को देखा और चौंककर उसकी तरफ देखा। ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? हान जिंजी ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। उसने कहा है कि सिर्फ तुम ही मेरी खून की समस्या सुलझा सकते हो। हान सेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हान जिंजी? कौन है वो? हान यूफेई उलझन में लग रहा था। हान सेन चौंक गया। हान जिंजी ने उसे हान यूफेई से मिलने को कहा, लेकिन हान यूफेई को नहीं पता था कि हान जिंजी कौन है। यह एक अजीब मोड़ था। तुम हान जिंजी को नहीं जानते। वह एक बूढ़ा आदमी है और कुछ हद तक ज्योतिषी भी। उसकी लंबी और सनकरी आंखों के ऊपर दोहरी पलकें हैं। हान सेन ने हान जिंजी के रूप रंग का वर्णन किया। हान यूफेई ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि मैं दो दुनियाओं वाले पहाड़ में फंस गई थी। जब तक वह पवित्र युग का कोई व्यक्ति न हो, मैं कैसे जान सकती हूँ कि वह कौन है? हान सेन चौंक गया। उसने सोचा, हाँ, हान जिंजी इतना बुरा नहीं है। इंसानों के लिए तो वह बुरा हो सकता है, लेकिन हान यूफेई जैसे किसी के सामने तो वह कुछ साल से भी कम उम्र का है। उसे कैसे पता चला कि हान यूफेई कौन है? पहले अंदर आओ। हान यूफेई मुड़ा और प्रयोगशाला में चला गया। हान सेन ने नमस्ते कहा और ड्रैगन लेडी भी उनके पीछे आ गई। बर्फ परी ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वह बर्फीला बनकर प्रयोगशाला बर्फ से भरी हुई थी। तापमान कम था। हान सेन ने बर्फ से बनी दराजे और डिब्बे देखे। आधी पारदर्शी बर्फ के पार उनके अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थीं। जीवों के अंग, कुछ रंग बिरंगे तरल पदार्थ और कुछ बड़ी बर्फ की अलमारियां जिनमें पूरी तरह से विदेशी जीव रखे हुए थे। बैठ जाओ। वे एक कमरे में दाखिल हुए जो कुछ एक लाउंज जैसा लग रहा था। हान यूफेई एक बर्फ की कुर्सी पर बैठ गई। उसने हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने बताया कि उस आदमी हान जिंजी ने तुम्हें मुझे यहाँ ढूंढने के लिए कहा था? उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? उसे मेरा नाम कैसे पता? उसने मुझे यहाँ आकर तुम्हें ढूंढने को कहा था, पर इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मुझे लगा था कि तुम उसके करीब होगे। हान सेन उदास हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हान जिंजी ने उसे धोखा दिया हो। मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। हान यूफेई एक पल चुप रहा और फिर पूछा, उसने तुम्हें आकर मुझे ढूंढने के लिए क्यों कहा? मेरे शरीर में नीला खून है। मुझे लगा था कि तुम्हें ये पहले से ही पता होगा। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। नीला खून? कैसा नीला खून? हान यूफेई ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने नहीं देखा कि देव महलों में क्या हुआ? हान सेन ने आश्चर्य से पूछा। हान यूफेई ने कहा, मुझे बहुत सारा शोध करना है, इसलिए मेरे पास ऐसी चीजें देखने का समय नहीं है। हान सेन ने उसे बताया कि मानव राजा ने सारा नीला खून उस पर गिरा दिया है। हान यूफेई ने उसकी कहानी सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। उसने हान सेन का हाथ पकड़ लिया। हान सेन के कुछ कहने से पहले ही उसने कहीं से एक सुई निकाली और उसकी एक उंगली में चुभो दी। उसने उसका थोड़ा खून निकाल लिया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, हान यूफेई लाउंज से बाहर भाग गई। वह एक प्रयोगशाला में गई जहां तरह तरह के औजार थे। ड्रैगन लेडी और हान सेन अंदर आना चाहते थे, लेकिन हान यूफेई ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और कहा, बाहर खड़े रहो और अंदर मत आओ। हान सेन जानता था कि आम लोगों को प्रयोगशाला में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने किसी उपकरण से छेड़छाड़ की और परीक्षण में गड़बड़ी कर दी तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए वह बाहर ही इंतजार करता रहा। सौभाग्य से प्रयोगशाला की दीवार बर्फ की बनी थी।
वह बिल्कुल साफ थी, इसलिए वे देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। हान यूफेई ने नीले रक्त पर शोध करने के लिए हर तरह के औजारों और नलियों का इस्तेमाल किया। 1 घंटे बाद वो प्रयोगशाला से बाहर आए। बुरा नहीं, तुम्हारे शरीर में जो खून है वह पवित्र खून है। हान यूफेई हान सेन को देख रही थी। उसने आगे कहा, तो तुम्हारे शरीर में पहले से ही पवित्र नेता के जीन मौजूद हैं, वरना तुम उस नीले खून के साथ नहीं मिल पाते। और जिस आदमी ने तुम्हें नीला खून दिया उसे पवित्र नेता का खून कहाँ से मिला? उसकी मात्रा लगभग पवित्र नेता के खून जितनी ही है। क्या वह व्यक्ति पवित्र नेता हो सकता है? हान सेन हमेशा सोचता था कि क्या मानव राजा और किन शियो एक ही व्यक्ति हैं? नहीं, हान यूफेई ने आत्मविश्वास से कहा। क्यों नहीं? हान सेन को नहीं पता था कि हान यूफेई इस बारे में इतना आश्वस्त क्यों था। मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हारी पूरी जांच करनी है। हान यूफेई हान सेन को दूसरी प्रयोगशाला में ले गई। उसने कहा, पवित्र नेता का खून आम खून से अलग होता है। अगर तुमने जिस आदमी के बारे में मुझे बताया था वह असली पवित्र नेता होता तो वह तुमसे आमने सामने बात नहीं कर पाता। हान सेन उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? हान यूफेई चलते हुए बोला, तुम्हें पवित्र नेता के बारे में तो सुनना चाहिए था जो हर समय कवच पहने रहते थे। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। क्या ये सही नहीं है? हाँ, हान सेन ने इसके बारे में पहले भी सुना था। चूंकि वह किन शिव की आत्मा से मिल चुका था और उसकी मूर्ति देख चुका था, इसलिए उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा था। हान यूफेई ने कहा, पवित्र नेता ने कवच इसलिए पहना था क्योंकि उनका शरीर विशेष था। अगर उन्होंने कवच नहीं पहना होता तो उनके शरीर में बड़ी समस्या आ जाती। चलो यह मत कहो कि उन्होंने अपने हाथ काटकर तुम्हें नीला रक्त दिया, क्योंकि पवित्र नेता कभी भी अपने कवच के बाहर अपने हाथ नहीं दिखाते। इसलिए जिसने तुम्हें नीला रक्त दिया वह पवित्र नेता नहीं रहा होगा। जब वे बातें कर रहे थे, हान यूफेई हान सेन को एक और प्रयोगशाला में ले गया। ये प्रयोगशाला पिछली प्रयोगशाला से अलग थी। ये प्रयोगशाला प्रभावशाली तकनीक से बनाई गई थी और इसका तापमान भी उतना कम नहीं था। हान सेन एक कक्ष में दाखिल हुआ। हान यूफेई ने वह उपकरण चालू किया जिससे हान सेन के शरीर का पूरा स्कैन किया जा सकता था। जब हान सेन कक्ष में लेटा हुआ था, उसने पूछा, क्या पवित्र नेता का शरीर बीमार था? अगर उन्होंने कवच नहीं पहना होता तो उन्हें समस्याएं क्यों होती? तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए, है ना? हान यूफेई ने पूछा। जब तुम्हारा खून नीले खून में बदल गया तो तुम ब्रह्मांड के सभी नियमों और शक्तियों से कट गए। हान सेन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। उसने इसे सिर्फ महसूस नहीं किया था, ये बहुत तेज था। पवित्र नेता ने स्वयं कोई अवरोध नहीं बनाया। कवच की सुरक्षा के बिना उनका शरीर ब्रह्मांड की शासक शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड से लड़ना पड़ता। अंत तो आप जानते ही हैं। हान यूफेई बोलते हुए अपने औजारों का इस्तेमाल करती रही। जब हान सेन ने ये सुना तो उसका दिल धड़क उठा। ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभयारण्यों में। जब तुम किसी ऊंचे अभयारण्य में पहुंच जाओगे तो वहां के नियम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हान यूफेई ने मॉनिटर पर डेटा देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, अजीब। क्या अजीब है? हान सेन ने पूछा। तुम्हारे शरीर में नीले रक्त वाले जीन के अलावा एक और जीन है, हान यूफेई ने धीरे से कहा। वह जीन नीले रक्त वाले जीन के बहुत करीब है, लेकिन वह नीले रक्त के साथ मिल नहीं सकता। इसी जीन की वजह से तुम पूरी तरह से नीले रक्त वाले नहीं हो पाए। वह नौजीवन वाली बिल्ली का टैटू होना चाहिए। हान सेन ने उसे नौजीवन वाली बिल्ली के टैटू के बारे में बताया। अब हान सेन को हान जिनसी की बातों पर यकीन होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि हान यूफेई ही उसकी मौजूदा समस्याओं का समाधान करेगा। कम से कम हान यूफेई नीले रक्त को समझता था। हान यूफेई ने मॉनिटर पर डेटा देखा और खुद से बोली, 9 लाइफ कैट जीन्स हैं ना? ये तो नामुमकिन होना चाहिए। जब तक कि उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से टूल कंट्रोल किया और हान सेन के शरीर को दोबारा स्कैन किया। बिल्कुल, ये सही है। 1 घंटे बाद हान यूफेई बहुत उत्साहित दिख रही थी। वह मंत्रमुग्ध होकर डेटा बोर्ड को घूर रही थी। हान सेन उदास था, इसलिए उसने पूछा, अब क्या स्थिति है? क्या मेरे शरीर से नीली रक्त शक्ति को निकालने का कोई तरीका है? पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। हान यूफेई ने हान सेन के सहमत होने का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत पूछा, तुम अभयारण्य से आए हो, है ना? हाँ, ये सही है। हान सेन ने सिर हिलाया। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था।
हान यूफेई ने हान सेन को दिलचस्पी से देखा और पूछा, आप क्रिस्टलाइजर और पवित्र नेता के खून का मिश्रण है ना? मुझे नहीं पता। हालांकि हान सेन इस आकलन से सहमत था, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर वह 100% विश्वास कर सके। हाँ, आप हैं, हान यूफेई ने हान सेन से पूर्ण निश्चय के साथ कहा। हान सेन को समझ नहीं आया और उसने पूछा, आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि पवित्र नेता के रक्त पर शोध का प्रभारी मैं ही था। पवित्र रक्त पर शोध सिर्फ मैंने ही किया था और सिर्फ मेरे सहायक ने ही कुछ देखा था। उस जानकारी के बिना किसी भी जाति के रक्त को पवित्र नेता के रक्त में नहीं मिलाया जा सकता। तुम्हारा सहायक क्रिस्टलाइजर। हान सेन को अचानक कुछ ध्यान आया। हान यूफेई ने एक बार उससे कहा था कि क्रिस्टलाइजर के जीन में बदलाव के बाद वे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। इसलिए हान यूफेई और सीक्रेट लीडर ने उन्हें परीक्षण सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया। हाँ, यह एक क्रिस्टलाइजर था। अगर आप एक क्रिस्टलाइजर हैं और आप नीले रक्त के साथ संयोजन कर सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक क्रिस्टलाइजर मिश्रण हैं जिसमें पवित्र नेता का रक्त शामिल है। चूंकि शोध पूरी तरह सफल नहीं रहा, इसलिए पवित्र नेता के रक्त के साथ संयोजन बहुत कमजोर था। इससे क्रिस्टलाइजर के प्राकृतिक रक्त पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग यह नहीं बता पाते, इसलिए वे आपको क्रिस्टलाइजर ही मान लेते। हान यूफेई ने रुककर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेफ्ट क्रेजी इतना होशियार था। उसने बस थोड़ी सी जानकारी देखी थी, फिर भी वो ये कर पाया। उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। भले ही मैं क्रिस्टलाइजर और सेक्रेट का मिश्रण हूं, फिर भी 9 लाइफ कैट से क्या संबंध है? हान सेन ने पूछा। 9 लाइफ कैट, होस्ट कार, फीनिक्स और होली किरण सेक्रेट के 4 पवित्र जानवर थे। दरअसल वे सेक्रेट लीडर के लिए महत्वपूर्ण शोध थे। ये सुपर जीन के साथ शोध करने से अलग है। 4 पवित्र जानवरों पर शोध का उद्देश्य ब्रह्मांड के प्राणियों को पवित्र आत्माएं बनाना और उन्हें नए प्राणियों में बदलना था जो ईश्वरीय आत्माओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें। केवल होली किरण ही सफल रही। बाकी 3 पवित्र जानवर सफल नहीं रहे। ये बात खासकर 9 लाइफ कैट के साथ सच थी। इस प्रक्रिया में कुछ समस्या थी। ये बात कहते हुए हान यूफेई गंभीर लग रही थी। वह चुप हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। क्या कोई समस्या थी? हान सेन के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह जल्दी में था। वह कई सालों से इसी की तलाश में था और आखिरकार वह सच्चाई जानने के कगार पर था। ये जानने की उसकी इच्छा ऐसी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता। हान यूफेई के जवाब से हान सेन लगभग चौंक गया। तुम्हें कैसे पता नहीं चला? हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हान यूफेई को घूरा। मुझे सच में नहीं पता। पवित्र आत्मा बनाने की प्रक्रिया खतरनाक थी। परीक्षण में 9 लाइफ कैट को बहुत ज्यादा स्पिरिट का इंजेक्शन दिया गया था। उसकी आत्मा उसे सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह टूट गया। इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर में कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी। उसके बाद सेक्रेड लीडर ने 9 लाइफ कैट का शरीर ले लिया। इतना कहकर हान यूफेई ने हान सेन की ओर देखा। मुझे अभी तुमसे पता चला है कि 9 लाइफ कैट मरा नहीं है और उसका खून नीले खून के करीब है। ये नामुमकिन होना चाहिए। हान सेन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे, लेकिन वह चीखा, तुम ये कह रहे हो कि 9 लाइफ कैट पवित्र लीडर की वजह से जिंदा हुई थी? क्या इसका मतलब ये है कि 9 लाइफ कैट? इससे पहले कि हान सेन कुछ और कहता, उसने सोचा कि यह संभावना बहुत चौंकाने वाली है। हान यूफेई ने सिर हिलाया और कहा, मेरे अनुमान से 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। हो सकता है कि सीक्रेट लीडर ने 9 लाइफ कैट के शरीर का इस्तेमाल और परीक्षण करने के लिए किया हो और 9 लाइफ कैट उनके लिए एक वाहक बन गई हो। दूसरी संभावना यह है कि सीक्रेट लीडर ने अपना खून इस्तेमाल किया हो। उन्होंने इसे 9 लाइफ कैट को दिया और फिर किसी तरह 9 लाइफ कैट एक नई प्रजाति के रूप में पुनर्जीवित हो गई। केवल यही बता सकता है कि 9 लाइफ कैट की जीन शक्ति सीक्रेट लीडर के नीले रक्त से इतनी मिलती जुलती क्यों है। इसीलिए 9 लाइफ कैट की शक्ति नीले रक्त शक्ति का मुकाबला कर सकती है। केवल सीक्रेट शक्ति ही सीक्रेट को रोक सकती है। तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा संभावना किस नतीजे की है? हान सेन को अजीब लगा। उसने मरने से पहले उस राक्षसी महिला के बारे में सोचा। उसने उससे बूढ़ी बिल्ली से सावधान रहने को कहा था। अब ये बात बहुत दिलचस्प लगने लगी थी। मुझे नहीं पता। हान यूफेई ने मशीन बंद कर दी और हान सेन को कक्ष से बाहर जाने दिया। हान सेन ने अपना शरीर तानते हुए पूछा, क्या मेरे अंदर के नीले खून को मिटाने का कोई तरीका है? जीन आपस में मिल गए हैं, इसलिए अब इसे मिटाना नामुमकिन है, हान यूफेई ने उत्साह से कहा।
तुम इससे छुटकारा क्यों पाना चाहोगे? अगर यह सिर्फ नीले रक्त की शक्ति होती तो बहुत बुरा होता। लेकिन तुम्हारे शरीर में 9 लाइफ कैट के उत्परिवर्तित नीले रक्त के जीन हैं। ये उत्परिवर्तित नीले रक्त के जीन ब्रह्मांड के नियमों से नष्ट नहीं होंगे। तुम्हें बस दोनों शक्तियों को एक में मिलाना होगा। फिर तुम इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे और एक पवित्र नेता बन जाओगे जो ब्रह्मांड के नियमों से नष्ट नहीं होगा। तुम पवित्र नेता से भी ज्यादा हासिल कर सकते हो। तब तक तुम्हें देव आत्माओं को मारने के लिए सुपर जीन की जरूरत नहीं होगी। मैं देव आत्माओं को क्यों मारना चाहूंगा? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हान सेन ने एक देव आत्मा बनने की कोशिश की थी। हालांकि देव आत्माएं थोड़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। नुकसान की बात करें तो जब हर जाति खुद को मजबूत बना रही थी तो उन्होंने जो अपराध किए वे ईश्वरीय आत्माओं से भी बदतर थे। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वही ईश्वरीय आत्माओं द्वारा किए गए किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा था। जब तक कि वही ईश्वरीय आत्माओं का शत्रु पैदा न हुआ हो, उसे ईश्वरीय आत्माओं को मारने में कोई तुक नजर नहीं आई। हान यूफेई ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। तुम अभी भी देव आत्माओं को और उनकी असलियत को नहीं समझ पाए हो। अगर तुम समझ जाते तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता। तुम मुझे समझा सकते हो? हान सेन ने हान यूफेई को जलती हुई आंखों से देखा। इतने अचानक समझाना मुश्किल है। हान यूफेई स्पष्ट रूप से उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी। उसने विषय बदलते हुए कहा, तुम्हें यही रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नीले रक्त की शक्ति को नियंत्रित करने का कोई रास्ता ढूंढूंगी। जहां तक नीले रक्त को हटाने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। इसके साथ सफलतापूर्वक संयोजन करने के बाद क्या मैं अपनी पुरानी जीनो कलाओं का उपयोग कर सकता हूं? हान सेन ने पूछा। असंभव, हान यूफेई ने कहा। पवित्र रक्त की जीन शक्ति बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम नष्ट भी नहीं हुए तो भी तुम इसे अन्य जीनो कलाओं से नहीं चला सकते। तुम केवल इसी शक्ति का उपयोग कर सकते हो, लेकिन इतना ही काफी है। हान सेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब उसने पूछा, क्या आपको यकीन है कि पवित्र रक्त शक्ति होने के बाद मैं अन्य शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता? बिल्कुल, मुझे लगा कि आपने इसका अनुभव किया होगा, हान यूफेई ने कहा। वैसे मुझे हान जिनजी के बारे में और जानने में बहुत दिलचस्पी है। मुझे उसके बारे में और बताओ। हान यूफेई ने आंखें मूंद लीं। जरूर, एक पेशे के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि गॉड स्पिरिट्स क्या है, हान सेन ने शांति से कहा। हान यूफेई ने कुछ देर तक हान सेन को गंभीरता से देखा और कहा, जरूर। मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम समझ जाओगे। हान सेन ने हान यूफेई की ओर देखते हुए कहा, यदि आप समझाने को तैयार हैं, तो मैं समझ पाऊंगा। हान यूफेई ने कोई वादा नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, प्राचीन ईश्वर और देवात्माओं के अलावा ब्रह्मांड के प्राणियों का भी एक नश्वर जीवन है। क्या आप जानते हैं कि उनका जीवनकाल क्या निर्धारित करता है? हान सेन ने सोचा और कहा, अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। यह आमतौर पर उनके जीन से तय होता है। हान यूफेई ने सिर हिलाया। सच में, जब तक कि वे दुर्घटनावश न मर जाएं। अन्यथा उनके जीवनकाल को प्रभावित करने वाली चीज आमतौर पर उनके जीन में क्या है, इस पर निर्भर करती है। अलग अलग जीवों के अलग अलग जीन होते हैं जो उनके जीवनकाल को निर्धारित करते हैं। लेकिन ये कोई निरपेक्ष बात नहीं है। दरअसल कई अन्य कारक जीवनकाल को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में क्रायोस्लीप तकनीक मौजूद है। ये बहुत आम है। ये जीन के नवीनीकरण को धीमा कर सकती है और व्यक्ति के जीवन को बढ़ा सकती है। क्रायोस्लीप तकनीक एक बेवकूफ़ी भरा विचार है। जब आप जम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप मर गए हों। इस बीच ये पूरी तरह से व्यर्थ है। इसकी तुलना में उच्च स्तरीय समय जीनो कलाएं हैं जो आपकी बॉडी क्लॉक को रोक सकती हैं ताकि आपके शरीर के जीन कभी नवीनीकृत न हो। तकनीकी रूप से आप अमर और हमेशा जवान रहेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हान सेन ने हान यूफेई की ओर देखते हुए कहा। हान यूफेई न जाने कितने अरबों सालों से दो दुनियाओं के पहाड़ में फंसी हुई थी, फिर भी उसने अपनी जवानी बरकरार रखी थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये समय की शक्तियों का ही परिणाम रहा होगा। हान यूफेई ने हान सेन को कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बोली, सिद्धांत के अनुसार कई जीव अमर हो सकते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। चाहे सामान्य जीव हो या सच्चे देवता जेनोजेनिक, उनके पास शक्तिशाली समय शक्ति हो, अगर वे अपने जीन की आयु से ज्यादा जीते हैं तो वे दुर्घटनावश मर जाएंगे। पवित्र आत्मा के प्रकट होने से पहले ये बहुत आम बात थी।
शक्तिशाली अस्तित्व, जैसे कि सच्चे ड्रैगन या फीनिक्स, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हो या उनकी जीवन शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, किसी न किसी समय मर जाएंगे। क्या तुम कह रहे हो कि देव आत्माएं जीवों की आयु छीन लेती हैं? हान सेन का सिर घूम गया। उसने सोचा कि देव आत्माएं किसी की आयु छीन लेती हैं। हान यूफेई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा ही है। जब सेक्रेड प्रकट हुए तो उन्होंने अंतरिक्ष अवरोध को बलपूर्वक खोल दिया। उन्होंने देव महलों को प्रकट होने के लिए मजबूर किया और न जाने कितनी देव आत्माओं को मार डाला जो वहां उतरी। देव महलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुक्त होने के बाद मैंने कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं देखी जो बची हुई थीं। कुछ तो सेक्रेड के समय की भी थीं। उनकी वर्तमान आयु को देखते हुए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। इसका एकमात्र कारण यह है कि सेक्रेड के देव युद्धों के कारण देव आत्मा के नियंत्रण में कोई कमी थी। इसलिए वे अब तक जीवित रहने के लिए सभी तरीकों का उपयोग करने में सक्षम थे। सेक्रेड से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या इसका मतलब यह है कि देव आत्माओं को मारना अमरता प्राप्त करना है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि हान यूफेई जो कह रहा था वह सही था, फिर भी हान सेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे लिए अमरता वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, लेकिन मुझे पाबंदियों और गणनाओं का एहसास पसंद नहीं है। मैं कितना जीऊंगी यह मुझे ही तय करना है। आखिरकार यह मेरा जीवन है। देव आत्माएं मेरे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूं कि वे महसूस करें कि दूसरों के हाथों में अपनी जिंदगी सौंपने का कैसा एहसास होता है। हान यूफेई ने बोलते हुए अपने हाथों से अपने काले फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर उठाया। ये औरत, वह पागल है। हान सेन को मानना पड़ा कि हान यूफेई अब तक की सबसे डरावनी औरत थी जिससे वह मिला था। हान सेन को अचानक वह स्क्रॉल याद आ गया। हान यूफेई का अपराध एक ईश्वरीय आत्मा की निंदा करना था। उसका अपराध ईश्वर के दंड से भी बदतर था। अब बात समझ में आने लगी थी। हान सेन को पूरा यकीन था कि पवित्र युग में उसने जरूर देव आत्माओं पर परीक्षण किए होंगे। यह शायद एक ऐसा अपराध था जो किसी देव आत्मा की हत्या से भी बदतर था। हान सेन ने हान यूफेई को घूरते हुए पूछा, पवित्र नेता के बारे में क्या? क्या उसने इसी वजह से देवताओं को मारा था? उसने मुझे यही बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असली वजह यही है। कम से कम उसने ये सिर्फ अपने लिए तो नहीं किया। शायद वो किसी और के लिए कर रहा था। इतना कहकर हान यूफेई चुप हो गया। वान र हान सेन ने नाम बताया और हान यूफेई की प्रतिक्रिया देखी। हान यूफेई चौंक गई। उसने पूछा, क्या तुम वांग एर को जानते हो? हान सेन ने सोचा, उसे जानने से ज्यादा कुछ। हान यूफेई ने हान सेन के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह बोलती रही, हाँ, यही वह था जिसे पवित्र नेता सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पवित्र नेता ने देवताओं को शायद वान एर की वजह से मारा था, वरना उसकी शक्ति के साथ जीवित रहने के लिए देव आत्माओं से बचना मुश्किल नहीं होता। हान सेन ने देखा कि हान यूफेई का स्वर थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसने झट से पूछा, क्या वॉन्डर सेक्रेड लीडर की असली बहन थी? हालांकि पवित्र नेता बार बार कहते रहे कि वानर उनकी सगी बहन है, मुझे पूरा यकीन है कि वानर उनकी सगी बहन नहीं थी क्योंकि वानर उनकी जाति की नहीं थी। हान यूफेई ने पूरे यकीन के साथ कहा। तुम्हें कैसे पता कि वे एक ही जाति के नहीं हैं? हान सेन ने पूछा। जाहिर है, वान एर मेरे लोगों में से एक थी। हान यूफेई ने बोलते हुए अपने होंठ ऊपर उठाए। इस उपाधि के साथ उसे मुझे आंटी कहना चाहिए। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं? क्या वान एर तुम्हारी ही जाति का है? तुम किस जाति से हो? हान सेन की आंखें हान यूफेई को देखते ही चौड़ी हो गईं। अब भी उसे नहीं पता था कि हान यूफेई किस जाति का है। चुड़ैल, हान यूफेई ने आह भरते हुए कहा। हमारी जाति बहुत पहले ही लगभग विलुप्त हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड में किसी ने भी हमारा नाम पहले सुना होगा। मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जीवित है। उस समय ताई यी, किंग जून और पर्पल फाइट थे। अब वे ताई यी, किंग जून, पर्पल फाइट, क्या ये सब चुड़ैलें हैं? हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। हान यूफेई के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। अब और नहीं, किंग जून आकाश देवता बन गया है। वह अब कोई चुड़ैल नहीं है। पर्पल फाइट मर चुका है। टू वर्ल्ड्स माउंटेन में पर्पल फाइट बस उसकी इच्छा थी। जहां तक ताई की बात है, वह गायब है। मुझे डर है कि वह देवताओं की लड़ाई में मारा गया होगा। ये सुनकर हान सेन को बहुत अजीब लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वान एर और हान यूफेई एक ही जाति से होंगे, या उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि किंग जून और ताई यी कभी चुड़ैल थे।
देव महलों के प्रकट होने के बाद हान सेन किंग जून के देव मंदिर की तलाश में था। वह उसे मारकर बदला लेना चाहता था। उसने देव महलों की पूरी लंबाई छान मारी, लेकिन किंग जून का झंडा नहीं ढूंढ पाया। उसे नहीं पता था कि वह किस देव मंदिर में रहता है। ताई यी और धातु देवता मंदिर के बारे में हान सेन उसे ढूंढ नहीं पाया। इससे हान सेन को अजीब लगा। हान सेन ने उसे ताई से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसने धातु देवता मंदिर की मरम्मत की, अंतरिक्ष में सेंध लगाए और चला गया। वह जानना चाहता था कि वह क्या कहेगी। हान यूफेई ने ये सुना तो वह हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या ताई यी अभी भी जिंदा है? हाँ, लेकिन उसने मेटल गॉड टेम्पल की मरम्मत की और स्पेस को तोड़ा, हान सेन ने कहा। जब से गॉड पैलेस बने हैं मैंने मेटल गॉड टेम्पल को दूसरों के बीच नहीं देखा। आखिर क्या है? हान यूफेई हंसा। जाहिर है तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। मेटल गॉड टेम्पल वही गॉड टेम्पल है जिसे सेक्रेड ने फिर से बनाने की कोशिश की थी। वह मूल गॉड टेम्पल को बदलकर ब्रह्मांड का नेता बनना चाहता था ताकि वे गॉड पैलेस और जीनो हॉल की बंदिशों से मुक्त रहें। वे पूरे गॉड पैलेस को बदलना चाहते थे। इससे पहले कि वे कामयाब हो पाते, सेक्रेड नष्ट हो गया और मेटल गॉड टेम्पल बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता था कि ताई ने मेटल गॉड टेम्पल को फिर से बनाया है। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे पूरी प्रयोगशाला हिलने लगी है। बर्फ की दीवारें टूट रही थीं। यहां तक कि धातु भी टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। किसी डरावनी उपस्थिति ने पूरे इलाके को घेर लिया था। हान सेन की धीमी प्रतिक्रिया के बावजूद उसे एहसास हो गया कि यह कितना डरावना था। पवित्र अवशेष, बाहर आओ और मर जाओ। एक ईश्वरीय वाणी पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। बर्फ के बनकर की प्रयोगशाला की बर्फ की दीवारें फट गईं। औजार टूटकर बिखर रहे थे। हान यूफेई की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसके हाथ में एक छुरी थी। वह बर्फ के बनकर की प्रयोगशाला से बाहर भागी और बर्फ के बनकर से बाहर निकल गई। उसने अपनी जेब से एक धातु का गोला निकाला और उसे फेंक दिया। उस धातु के गोले से कुछ रोशनी निकली। ये रोशनियां एक दूसरे को पार करके बाईसेमा बन गईं। इसने बर्फ के बनकर को और नुकसान से बचाया और ईश्वरीय आवाज को भी बाहर आने से रोक दिया। प्रयोगशाला टूटना बंद हो गई। हान सेन और ड्रैगन लेडी बर्फ बनकर की प्रयोगशाला से बाहर भागे। उनके आसपास का स्थान अंधकार में हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ठंडा संयंत्र दुनिया से कट गया हो। अंधेरे में हवा में एक काली परछाई तैर रही थी। वह उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। उस परछाई से डरावनी आवाजें निकल रही थीं। चूंकि वह साया और अंधेरा एक साथ थे, इसलिए वे देख नहीं पा रहे थे कि वह कैसा दिखता है। उन्हें बस एक जोड़ी लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। वे हवा में दो खून के निशानों की तरह थीं। हान सेन को साफ साफ महसूस हुआ कि दो आंखें उसे ही देख रही थीं। इसके अलावा उस आदमी ने जो पहले कहा था उसे समझना मुश्किल नहीं था। यह अनजान प्राणी उसके पीछे आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? हान सेन ने ऊंची आवाज में पूछा। छाया देवता, मैं यहाँ पवित्रता के अंतिम अवशेषों को साफ करने आया हूँ। शक्तिशाली देव स्वर फिर सुनाई दिया। अंतरिक्ष में लाल आंखें और भी क्रोधित लग रही थीं। यह विनाश श्रेणी का छाया देवता अवतरित हुआ है। ऐसा लगता है कि देव आत्माएं पवित्र नेता के खून से सचमुच डरी हुई हैं। वे उन सभी को नष्ट करने के लिए बेताब हैं जिनके पास नीला रक्त है। हान सेन का कठोर चेहरा नहीं बदला। उसने छाया देवता की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, पवित्र के अवशेषों को साफ करने के लिए क्या तुम्हें उस आदमी के पीछे नहीं जाना चाहिए जिसने मुझे नीला रक्त दिया? क्या तुम उसे नहीं मारोगे जिसने ये किया? क्या तुम सच में मेरे लिए आए हो जो नीले रक्त का शिकार है? ऐसा लगता है कि देव आत्माएं बस कमजोर हैं जो केवल कमजोरों को ही धमकाने की हिम्मत रखती हैं। जब तक तुम पवित्रता के अवशेष हो तुम्हें मर जाना चाहिए, छाया देवता ने कहा। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। वे दो लाल किरणों में बदल गईं जो सीधे हान सेन की ओर जा रही थीं। हान सेन ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया, लेकिन हान यूफेई का शरीर पहले हिल गया। वह हान सेन के सामने एक कंट्रोलर पकड़े खड़ी थी। हान यूफेई की उंगली ने कंट्रोलर को 2 बार छुआ। अचानक कंट्रोलर से एक प्रकाश पर्दा निकला। पर्दा शीशे जैसा लग रहा था। छाया देवता की लाल बत्ती की किरण स्क्रीन से टकराकर वापस लौट गई। इससे उसे बुझाने के लिए छाया देवता को 2 और लाल बत्तियां जलानी पड़ीं। छाया देवता, मुझे परवाह नहीं कि तुम किसे मारना चाहते हो, हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने मेरी प्रयोगशाला को नष्ट करने की हिम्मत की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हान यूफेई, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है।
अगर तुम 1 अरब साल और फंसे नहीं रहना चाहते तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। छाया देवता ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझे 1 अरब साल तक फंसाने की कोशिश कैसे कर सकते हो, हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हारी कोई मृत्यु इच्छा है तो मैं उसे अभी पूरा कर दूंगा। छाया देवता की आवाज ठंडी गूंज उठी। वह लाल रोशनी से चमक उठा। इस बार वह लेज़र के रूप में प्रकट होकर उससे दूर नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष के अंधेरे में 2 लाल सूरज अजीब तरह से चमक रहे हों। हान सेन और ड्रैगन लेडी के हाव भाव बदल गए। उन्होंने उस जगह की रक्षा के लिए पूरी ताकत जुटा ली थी, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहे हैं। वे लकड़ी की गुड़िया की तरह जहां थे वहीं खड़े थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। हान सेन का शरीर अचानक नियंत्रण खो बैठा और हिलने लगा। प्राचीन आत्मा का बीज अभी भी उसकी बांह पर था, लेकिन बांह हिल गई। उसके हाथ अपना सिर पकड़ने के लिए बढ़े। उसने उसे ऐसे मोड़ने की कोशिश की जैसे वह अपना सिर ही मोड़ना चाहता हो। ड्रैगन लेडी भी वैसी ही थी। उसने अपना सिर पकड़ रखा था। उसकी गर्दन 90 डिग्री घूम चुकी थी और वह अभी भी मुड़ रही थी। गर्दन की हड्डियां चरमराने और कराहने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी भी पल फट जाएगा। इससे ड्रैगन लेडी के मुंह और नाक से खून बहने लगा। हान सेन भी ठीक नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी गर्दन जल्द ही टूट जाएगी। उसका जबड़ा लगभग उसकी पीठ को छू रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह फूल गया था। वह फटने वाला था। मैं अपना ही सिर काट रहा हूं। ये मरने का एक नया तरीका है। हान सेन ने खुद का मजाक उड़ाया। उसे पता था कि वो और ड्रैगन लेडी शैडो गॉड की शक्ति से नियंत्रित हो रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो शक्ति किस तरह की है। वो बिना जाने अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे खो सकता था। हान सेन नीले रक्त की शक्ति में फंस गया था, इसलिए वह तब तक वापस नहीं लड़ सकता था जब तक कि वह अपनी सुपर गॉड स्पिरिट या ब्लड पल्स सूत्र का इस्तेमाल करके नीले रक्त की शक्ति को सक्रिय न कर ले। इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। वेदना। हान सेन सोच रहा था कि उसे कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। तभी उसने अचानक हान यूफेई के हाथों को कंट्रोलर पर नियंत्रण करते हुए देखा, जिससे प्रकाश की एक किरण वापस लौट रही थी। वह प्रकाश की किरण 3 फीट तक फैली। वह एक प्रकाश छतरी में बदल गई। हान यूफेई ने कंट्रोलर का बटन दबाया जो छाते में बदल गया था। रोशनी वाला छाता अचानक काला हो गया। उसने उसे उनके सिर पर रख दिया और छाया देवता के लाल प्रकाश प्रभाव को रोक दिया। हान सेन और ड्रैगन लेडी ने एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया था। हान सेन अभी भी अपनी गर्दन हिला रहा था, जिसमें दर्द हो रहा था, और उसने पूछा, ये लाल बत्ती की शक्ति क्या है? लाल बत्ती तो बस उसकी मदद थी, उसकी असली ताकत तो यही है। हान यूफेई ने जमीन की ओर इशारा किया। हान सेन ने देखा, जमीन पर कुछ नहीं था। वे बर्फ के बनकर के ऊपर खड़े थे। उस पर बर्फ जमी थी। हान सेन को अचानक समझ आ गया। हान यूफेई परछाई की बात कर रहा था। जब लाल रोशनी चमकी तो हान यूफेई के काले छाते से एक काली परछाई बनी। उसने हान सेन को अपनी परछाई में ढक लिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरी छाया देव शक्ति को रोक सकता है? छाया देव ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। इससे आसपास की परछाई और भी साफ हो गई। हान सेन ने जल्दी ही समझ लिया कि हान यूफेई के हाथों में छाता हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल उड़ जाएगा। हान यूफेई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसने अंतरिक्ष के अंधेरे से डिंग डोंग जैसी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कई घंटियां बज रही हों। हान सेन और बाकी लोगों ने तुरंत अंतरिक्ष के अंधेरे से एक बैंगनी रोशनी निकलती देखी। उनमें से 10 रोशनियां तांबे की गाड़ी खींचते हुए असली ड्रैगन जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और धरती में रोशनी की एक रेखा हो। ये है पर्पल फाइट की कांसे की गाड़ी। हान सेन ने उसे देखा। उसने देखा कि यह गाड़ी कहां से आई है। वह एक बार उस कांसे की गाड़ी में बैठकर पर्पल फाइट की आंखों के अंदर गया था। बादल ड्रैगन कार को बर्फ बनकर प्रयोगशाला के ऊपर एक बिंदु पर खींच रहे थे। पूरी बर्फ बनकर प्रयोगशाला कार और बादल ड्रैगन की परछाएं उसे ढकी हुई थी। अचानक ताजिया की आवाज आई। कांसे की गाड़ी का दरवाजा खुला। पर्पल फाइट बाहर आया। उसने शैडो गॉड की तरफ देखा, जो अंधेरे में था। सीक्रेट के प्रथम जनरल पर्पल फाइट, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। शैडो गॉड ने पर्पल फाइट को देखकर ठंडे स्वर में कहा। कितनी शर्म की बात है। अब तुम्हारे पास बस तुम्हारा दिमाग बचा है। पर्पल फाइट ने शैडो गॉड को नजरअंदाज कर दिया। उसने नीचे हान यूफेई को देखने की कोशिश की। हान यूफेई ने तिरस्कार से देखा।
उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा काम तुम्हारा काम नहीं है। पर्पल फाइट की आवाज में नरमी थी। मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दे रहा हूं। मैं बस किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी उसके जितनी अच्छी हूं? हान यूफेई उदास होकर बोल रही थी। पर्पल फाइट ने सिर हिलाया। नहीं, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम पहले से ही ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर हो। जब तक मैं यहाँ हूं, चाहे कोई भी हो, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करने से पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। जब हान सेन ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, इन दोनों में वाकई कुछ चल रहा है, लेकिन हान यूफेई ने कहा था कि पर्पल फाइट मर चुका है और सिर्फ उसका दिमाग ही बचा है। क्या ये पर्पल फाइट है जो मैं अभी देख रहा हूं, उसका असली शरीर नहीं? बस, क्या तुम लोग सोचते हो कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है? छाया देवता अब उनकी बात नहीं सुन सका। वह क्रोधित था। उसकी ईश्वरीय आवाज मानो बिजली गिर रही हो। उसकी लाल आंखें बड़ी हो गईं और अंधेरी दुनिया को लाल रंग में रंग दिया। कांसे की गाड़ी की परछाई में हान सेन और बाकी लोगों की परछाई ढकी हुई थी। जब वे उस परछाई में थे तो वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अब हान सेन को हैरानी से पता चला कि पर्पल फाइट की कोई परछाई नहीं थी। वह एक प्रेत या भूत जैसा था। जैसे जैसे छाया देवता की आंखों की लाल रोशनी तेज होती गई, उनका शरीर भी, जो अंधेरे में मिल गया था, दिखाई देने लगा। हान सेन और बाकी लोगों ने अब उसे साफ साफ देखा। छाया देवता एक काले, दुष्ट अजगर जैसा था। उसका पूरा शरीर काले, स्याही जैसे शल्कों से भरा था। उसके पास काले तितली के पंखों का एक जोड़ा था। उसका सिर अजगर जैसा दिखता था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक सींग था। उसके पूरे शरीर से एक अजीब, भूतिया काली आग निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से अंधेरा ही निकल रहा हो। उसने छाया देवता के पिछले फ्लैप पर पंख देखे। आसपास का अंधेरा स्थान पंखों का पीछा करता हुआ फड़फड़ाने लगा। अंधेरा घिर आया। वह एक डरावने, बड़े काले जानवर में बदल गया जो हर तरफ से दिखाई दे रहा था। असली ड्रैगन, फीनिक्स, किरिन, मछली पक्षी, तरह तरह की किंवदंतियों में वर्णित तरह तरह के जीव अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। उन सभी की उपस्थिति डरावनी थी। वे परछाई जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर स्याही की तरह काले थे। वे परछाई जैसे लग रहे थे, पर बिल्कुल असली लग रहे थे। वे सब अजीब लग रहे थे, मानो वे असली हो या नकली। कोई पहचान नहीं पा रहा था। क्या काली परछाई बन चुके जेनोजेनेसिस सच में लड़ सकते हैं? हान सेन को गहरा सदमा लगा। अगर उनमें लड़ने की शक्ति होती तो उनकी संख्या दोगुनी होने पर भी उन डरावने जीवों को पीछे हटाना नामुमकिन होता। हान यूफेई के हाव भाव नहीं बदले। उसने सहज भाव से कहा, ये छाया देवता की परछाइयां हैं जो उनकी छाया शक्ति से पैदा हुई हैं। ये असल में जेनोजेनेसिस नहीं है। हान सेन को राहत महसूस हुई, लेकिन हान यूफेई ने कहा, लेकिन इन परछाइयों में मूल जेनोजेनिक की 80% शक्ति है। इतना ज्यादा प्रतिशत सुनकर हान सेन अवाक रह गया। पूरा अंतरिक्ष उस समय उन डरावनी, विदेशी परछाइयों से भरा हुआ था, जिनमें एक फीनिक्स भी शामिल था। वे सभी सचमुच देव श्रेणी के प्राणी थे। बताई गई 80% शक्ति को छोड़ दें तो अगर उनकी मूल शक्ति का आधा भी होता तो भी वे इतने ज्यादा होते कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते। अंधेरे में छाया, अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। इस दुनिया को सजा दो। छाया साम्राज्य, अंधकार छा रहा है। जब छाया देवता दहाड़ रहे थे तो अनगिनत छाया जननजीव दहाड़ रहे थे। वे सभी हर कोण से ठंडे ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। हर एक जेनोजेनिक की छाया बहुत तेज थी। उनमें से हर एक एक ग्रह को नष्ट करने में सक्षम था। अब वे जानवरों की एक लहर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे जिसने आकाश और जमीन को ढक लिया था। वे तेजी से आ रहे थे। यह एक काली, राक्षसी लहर की तरह था। यह दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। ड्रैगन लेडी और हान सेन लड़ने के लिए तैयार थे। इतनी भयानक शक्ति के उतरते ही उन्हें नहीं लगा कि पर्पल फाइट अकेले दुश्मन को पीछे धकेल पाएगी। हान सेन तो भागने के लिए सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा था। डरावनी परछाइयां उस जगह पर ज्वार की तरह आ रही थीं। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे सिर्फ 2 लोग ही निपट सकते थे। हान यूफेई वहीं खड़ी रही। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह शांति से हर तरफ से आ रहे विदेशी जीवों को देख रही थी और हिली नहीं। अचानक हान सेन को एक डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ। ये किसी प्राचीन युद्ध जैसा था। इसने अचानक आकाश और उनके आसपास के क्षेत्र को भर दिया। उसने पर्पल फाइट की तरफ देखा, जिसके शरीर से बैंगनी हवा उठ रही थी। उसका पूरा शरीर बैंगनी आग छोड़ रहा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था।
उसने एक भयानक बैटल माइंड छोड़ा। एक बैंगनी रोशनी दिखाई दे रही थी। अंधेरा बैंगनी हो गया। जैसा मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर्पल फाइट की आवाज ठंडी लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मुझे देखने दो कि नंबर 1 जनरल का दिमाग क्या कर सकता है। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। छाया देवता का शरीर एक काली ज्वाला से धधक उठा। इसने अंधेरे में छायाओं को और भी ज्यादा विदेशी जनित बना दिया। पर्पल फाइट के हाव भाव नहीं बदले। हान सेन और ड्रैगन लेडी लड़ने के लिए तैयार थे। जेनोजेनिक्स बहुत जल्दी आ गए। ये दुनिया के अंत जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया बाढ़ से खत्म हो रही हो। धमाका। उसी क्षण पर्पल फाइट का युद्ध मन पूरी तरह सक्रिय हो गया। बैंगनी लौ एकत्रित होकर तारों में बदल गई। मानो तारों का एक ब्रह्मांड उसे घेरे हुए था। पागल गाय की तरह बहुत गुस्से में। बैंगनी फूल ब्रह्मांड के सभी तारों को मार डालते हैं। पर्पल फाइट की आवाज इतनी ठंडी थी कि मानो बर्फ हो। उसके शरीर के चारों ओर तारों का ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्मांड में एक भयावह युद्ध का माहौल छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैंगनी तारा सुपरनोवा बन गया हो और अरबों रोशनियां उड़ रही हो। जहां भी तारों की रोशनी गई, सब कुछ नष्ट हो गया। जेनोजेनिक्स ज्वार की तरह थे, लेकिन तारों की रोशनी ने उन्हें मार डाला। ये बर्फ के खिलाफ कोयले की तरह था। अंतरिक्ष का अंधेरा अचानक चटक बैंगनी रंग में बदल गया। पर्पल फाइट ब्रह्मांड के केंद्र में एक तारे की तरह था। तारों से भरा आकाश उसके चारों ओर घूम रहा था। आकाश और धरती को ढकने वाले राक्षसों का सैलाब बह गया। छाया देवता चीखकर बैंगनी तारों की रोशनी में गायब हो गए। पर्पल फाइट, अगर मेरा शरीर सीमित न होता तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देता, शैडो गॉड ने कहा। उसके बाद उसकी आवाज गायब हो गई। अंतरिक्ष सामान्य होने लगा। पर्पल फाइट ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हान यूफेई को देखा। वह तांबे की गाड़ी के पास वापस आ गया। 10 बादल ड्रैगन ने तांबे की गाड़ी को खींच लिया। वह अंतरिक्ष में गायब हो गई। पर्पल फाइट बहुत शक्तिशाली है, हान सेन ने प्रशंसापूर्वक कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने कभी पवित्र नेता से युद्ध किया था। उसने सुना था कि पर्पल फाइट सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली सेनापति है, लेकिन वह पहले कभी यह नहीं देख पाया था कि वह कितना शक्तिशाली था। अब उसने यह अपनी आंखों से देखा था। पर्पल फाइट, जिसके पास केवल अपनी इच्छाशक्ति ही बची थी, ने अपनी शक्ति का उपयोग करके विनाश वर्ग के गॉड स्पिरिट को हरा दिया। वापस जाओ, देव आत्माएं यहां जल्द ही नहीं आएंगी। हमें तुम्हें सीक्रेट के रक्त को नियंत्रित करने की शक्ति देनी होगी। हान यूफेई ने देखा कि तांबे की कार कहां गायब हो गई थी। बिना किसी भावना के वो प्रयोगशाला में लौट आए। बर्फ बनकर के परीक्षण कक्ष में हान सेन अजीब लग रहा था। उस बारे में, टीचर हान, क्या इससे मैं सचमुच रक्त शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं? हान सेन एक पैर पर बर्फ के चबूतरे पर खड़ा था। उसने संतुलन बनाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। वह खड़ा हुआ एक बूढ़ा मुर्गे जैसा लग रहा था। वह 10 घंटे से ज्यादा समय से यही कर रहा था। हान यूफेई ने उसे पूरे समय ऐसे ही खड़े रहने के लिए मजबूर किया। उसने उसे कुछ और करने नहीं दिया। उसने उसे कोई जीनो फ्लूइड या ऐसा कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगाया था। उसने उसे कोई नई जीनो कला नहीं सिखाई थी, जिससे हान सेन को बहुत शक हुआ। क्या ये काफी नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ और डालना चाहिए, हान यूफेई ने जवाब दिया। उसने हान सेन के सिर पर एक सेब रखा। उसने अपना काले फ्रेम वाला चश्मा उठाया और आंखें सिकोड़ लीं। अपने शरीर पर नियंत्रण रखो। इसे हिलने से रोको। टीचर हान, क्या ये वाकई काम करेगा? हान सेन ने सोचा। उसे लगा कि हान यूफेई उसके साथ खेल रही है। अगर वहां खड़े रहने से उसे नील रक्त शक्ति पर नियंत्रण मिल जाता, तो उसे उच्च श्रेणी के शोध उपकरण की क्या जरूरत थी? पवित्र नेता का कई सालों का शोध बेकार जाता दिख रहा था। हान यूफेई ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप जानते हैं कि अभी भी का क्या मतलब है? हान सेन ने कहा, मैंने अपने धैर्य को प्रशिक्षित करने के लिए कई कौशल सीखे हैं। मैंने जिन जीनो कलाओं का अभ्यास किया है, वे मुझे अपने कौशल पर नियंत्रण रखने में सक्षम बना सकती हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। सच में। हान यूफेई एक पतली और लंबी छड़ी पकड़े हुए थी। उसने हान सेन की छाती की ओर इशारा किया और उस पर धक्का दिया। हान सेन का शरीर एकदम स्थिर था, मानो पहाड़ हो। वह हिला तक नहीं। हान यूफेई ने छड़ी वापस खींची और हान सेन से पूछा, क्या तुम्हें उन 2 प्रहारों से कुछ महसूस हुआ? दर्द, हान सेन ने जवाब दिया। और कुछ? हान यूफेई ने पूछा। मैं और क्या महसूस कर सकता हूं? हान सेन उलझन में था। हान यूफेई अपनी छड़ी पकड़े हुए थी। उसने उससे हान सेन की छाती पर वार किया। तो आप अपने शरीर को नहीं समझते।
आप अपनी भावनाओं का वर्णन भी नहीं कर सकते। उच्च स्तरीय प्राणियों के शरीर के कार्य जटिल होते हैं। उनके अंदर कई प्रणालियां होती हैं। दर्द बस एक साधारण एहसास है, लेकिन इसमें और भी कई बदलाव और परतें होती हैं। आपने इसे महसूस करने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया। जब छड़ी नीचे जाती है तो कपड़े और आपकी त्वचा एक दूसरे से टकराते हैं। जब यह आपकी त्वचा से टकराती है और जब आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वापस उछलती हैं और आपकी कोशिकाएं चोटिल होती हैं तो छोटी नसें टूट जाती हैं। क्या आपने सचमुच ये सब महसूस किया? हान सेन ने अपनी लार गटक ली। हालांकि उसने डोंगशुआन आभा से अपनी मांसपेशियों के हर इंच को बखूबी नियंत्रित किया था, लेकिन खुद को देखना और खुद को महसूस करना उसने कभी नहीं सोचा था। अपने शरीर की छोटी छोटी भावनाओं को महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो, हान यूफेई ने गंभीरता से कहा। अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यही वह समय होगा जब तुम अपने नीले रक्त को नियंत्रित कर सकोगे। हान सेन को हान यूफेई पर विश्वास होने लगा, इसलिए उसने गंभीरता से पूछा, पुनर्तः स्थिर होने का क्या अर्थ है? आप अपने शरीर के अंगों को काम करना बंद कर देते हैं, हान यूफेई ने समझाया। सब कुछ रुक जाता है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। अगर मेरा शरीर पूरी तरह से बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि मैं मर गया हूं, हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि अपने दिल की धड़कन और खून का बहना बंद करवाना हान सेन के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर उसके शरीर के काम पूरी तरह से बंद हो जाएं, तो इसका मतलब था कि वह मर गया है। रुकने का मतलब मरना नहीं है। पूरी तरह से स्थिर हो जाने का मतलब बस इतना है कि आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जीवन शक्ति स्थिर है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें इसे महसूस करना होगा। जब तुम्हारा दिल रुक जाए और तुम्हारा शरीर शीशे की तरह स्थिर हो जाए, तो इसका मतलब है कि तुम सफल हो गए हो। हान यूफेई ने अपनी छड़ी से हान सेन की गांड पर तमाचा मारा और कहा, अभ्यास करते रहो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। हान सेन ने उस प्रहार को अपने दिल से महसूस किया। जब छड़ी उसके कपड़ों पर लगी तो उसके बाल दब गए। इससे बाल उसकी त्वचा से रगड़ खाने लगे। इससे उसे खुजली होने लगी। फिर उसने कपड़ों और त्वचा को एक दूसरे से रगड़ते हुए महसूस किया। इसके बाद उसने अपनी त्वचा और रक्त वाहिकाओं में दर्द महसूस किया। जब दर्द हुआ तो अंदर का खून दबा हुआ था। उसे सूजन महसूस हुई। ये हान सेन के दिमाग में साफ दिखाई दे रहा था। उस जटिल एहसास को दर्द नाम के एक साधारण शब्द में बयां नहीं किया जा सकता था। हान यूफेई अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसने ड्रैगन लेडी से बात की और कहा, तुम लोगों को मारने में बहुत माहिर हो। मैं सिर्फ खाना बनाने में अच्छी हूं, ड्रैगन लेडी ने धीरे से कहा। इसे सुअर के मांस के टुकड़े की तरह समझो और इसे पकाओ। हान यूफेई ने अपनी लंबी, सुंदर टांगों को पार किया और चाय पीते हुए बोली। अगर मैं इसे पकाऊं तो क्या होगा? ड्रैगन लेडी ने पूछा। यदि उसका शरीर, जिसमें पवित्र रक्त है, इतनी आसानी से पक सकता है, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि वह इसके लायक था, हान यूफेई ने कहा। ड्रैगन लेडी कुछ नहीं बोली। वह हान सेन के पास गई और अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथों में दो चाकू थे। बाईं ओर वाला चाकू अर्धचंद्राकार था और दूसरा आधे चांद जैसा। उन दो चाकुओं में से एक हड्डी काटने के लिए था, दूसरा मांस काटने के लिए। एक शेफ के लिए हर चाकू का अलग अलग इस्तेमाल होता था। अरे, तुम लोग गंभीर नहीं हो सकते। हान सेन ने बिना किसी भावना के अपनी ओर आती ड्रैगन लेडी को देखा। उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। उसका शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन उसमें प्राचीन देवराज का खून था। वह पहले से ही एक सच्ची देवी थी और कमजोर नहीं थी। अगर चाकू गिरते तो एक बहुत मजबूत शरीर भी वार झेल नहीं पाता। बेशक मैं गंभीर हूं। शरीर आपका है, लेकिन भावनाएं अपने आप नहीं उठ सकती। आपके शरीर को प्रभावित करने के लिए आपके पास कोई बाहरी शक्ति होनी चाहिए। जब आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, तभी आप अपने शरीर को सही मायने में समझ पाते हैं। यह उस गूंगे बच्चे की तरह है जो कभी बाहर नहीं गया और न ही कभी जुआ खेला या शराब पी। उसने कभी अनुभव ही नहीं किया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हान यूफेई ने इसे थोड़ा समझाने की कोशिश की। हान सेन को लगा जैसे हान यूफेई जो कहना चाह रहा था वह समझ में आ रहा था, लेकिन उसका वर्णन अजीब था। पहले उसके कपड़े उतारो, कहीं वो उन्हें गंदा न कर दे, हान यूफेई ने ड्रैगन लेडी से कहा, जो हान सेन के ठीक बगल में थी। ड्रैगन लेडी कुछ नहीं बोली। उसने चाकू लहराया और हान सेन का नीला चोगा फाड़ दिया। चोगा नीचे सरक गया। चाकू से कुछ कच्चा जैसी आवाजें आईं। हान सेन के कपड़े कट गए। सब जमीन पर गिर गए।
हान सेन ने देखा कि उसके पास केवल अंडरवियर बचा है और चिल्लाया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। ड्रैगन लेडी ने हान यूफेई की तरफ देखा। हान यूफेई ने सिर उठाए बिना पूछा, क्या तुम सुअर का मांस पकाते समय उस पर कपड़ा छोड़ देते हो? नहीं, ड्रैगन लेडी ने जवाब दिया। उसने चाकू लहराया और हान सेन का अंडरवियर उतर गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह शरीर पवित्र रक्त से संयुक्त है। बुरा नहीं है। हान यूफेई ने हान सेन के शरीर की प्रशंसा करने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन ड्रैगन लेडी के बाएं हाथ में हड्डी काटने वाला चाकू उसके शरीर में चुभ गया। उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। दर्द हुआ। उसकी पलकें कांप रही थीं। वह लगभग चीख पड़ा। हिलना मत, हान यूफेई ने बिना किसी भावना के कहा। अपने शरीर को महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे वो चॉपिंग बोर्ड पर रखा खाना हो। कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। ड्रैगन लेडी ने उसे सताने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसने काटने के लिए चाकू और वार करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। जलाने के लिए आग और उबालने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। उसने लगभग हर तरीका अपनाया, यहां तक कि उस पर मसाले भी छिड़के। हान सेन को लगा कि क्या ड्रैगन लेडी उसके साथ बहुत समय से ऐसा करना चाहती थी। मानो वह उसे खाकर देखना चाहती थी कि उसका स्वाद कैसा होता है। हालांकि हान सेन जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसका शरीर बहुत मजबूत था। ड्रैगन लेडी के हाथों में जो चाकू थे उनसे सिर्फ छोटे छोटे घाव ही हुए। वे बड़े घाव नहीं कर पा रहे थे। उसके घाव भी जल्दी ठीक हो गए। घाव भरने के बाद कोई निशान नहीं बचा। ड्रैगन लेडी खुद को रोके हुए थी। उसने कभी उसे सीधे मार डालने की इच्छा या संभावना से वार नहीं किया। हड्डी काटने वाले चाकू ने उस पर 100 बार वार किया। उसका पेट लगभग टूट गया, लेकिन ऐसा कोई वार नहीं हुआ जिससे उसकी जान को खतरा हो। अगर हान सेन गाय था तो ड्रैगन लेडी कसाई थी। वह सारा मांस नोच सकती थी और कुछ भी नहीं छोड़ सकती थी। हान सेन के शरीर में तेज दर्द उमड़ रहा था। हालांकि उसका दिल मजबूत था, फिर भी बहुत दर्द हो रहा था। उसे जोर से दहाड़ने से बचने के लिए दांत पीसने पड़े। दर्द आपके शरीर के लिए एक अलार्म सिस्टम है, पास ही खड़े हान यूफेई ने कहा। यह अलार्म अलग अलग होता है और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कई तरह के अलार्म होते हैं, जैसे दर्द, खुजली, पीड़ा और सुन्नपन। आम लोगों को केवल सबसे तेज अलार्म सिस्टम ही महसूस होते हैं, जैसे जब आपकी पीठ में खुजली हो या आप किसी कील पर पैर रख दें। आम लोगों को केवल पैर में दर्द महसूस होता है और वे पीठ की खुजली को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको हर चीज के अंदर की गहरी अनुभूति को महसूस करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर के हर पहलू को समझ सकते हैं, तो आप उसे सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। हान सेन को अपने शरीर में लगी चोट का एहसास करने के लिए शांत होना पड़ा ताकि वह दर्द महसूस कर सके। चोट लगने पर तो लोग पहले से ही बुरा महसूस करते हैं, लेकिन हान सेन को उसकी बारीकियों को भी समझना था। किसी व्यक्ति को कितना बुरा लगता है, ये बताने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसी स्थिति में हान यूफेई चाहती थी कि हान सेन बिल्कुल शांत रहे। उसे चाहिए था कि वह शांत रहे। ये शैतानी जैसा था। सौभाग्य से हान सेन एक आम इंसान जैसा नहीं था। हान सेन को दर्द के एहसास की आदत पड़ने में एक दिन लगा। वह शांत हो पाया और दर्द की बारीकियों और भावनाओं को समझने लगा। इस तरह के एहसास के साथ ये थोड़ा अलग था। हालांकि दर्द एक ही एहसास था, लेकिन उसकी कई सूक्ष्म परतें थीं। अलग अलग तरह के दर्द के कारण शरीर उस अनुभूति पर अलग अलग प्रतिक्रिया करता था। ये दर्शाता था कि शरीर में चोट के अलग अलग स्तर थे। प्रतिक्रिया में शरीर ने उसमें बदलाव किए। दर्द का एहसास भयानक था। अगर कोई इसे अपने दिल से महसूस करे तो कुछ दर्द के साथ कुछ छोटी छोटी और अजीब सी अनुभूतियां भी आती थीं। इससे लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि यह अच्छा एहसास है या बुरा। एक सामान्य प्राणी का विकास क्रम शरीर को कठोर और मजबूत बनाता है। उन्हें लगता है कि यही शक्ति है, लेकिन वे भावनाओं के सुदृढ़ीकरण को भूल जाते हैं। यह आपके शरीर को और भी ठोस बनाता है। भावनाओं की शक्तियां विलंबित हो जाएंगी। ये वास्तव में विकास का गलत क्रम है। दर्द महसूस न होने का मतलब यह नहीं कि आपके शरीर को चोट नहीं लग रही है। संवेदनशील शरीर होने से आपका शरीर बहुत तेजी से और अधिक सटीक प्रतिक्रिया कर सकता है। शरीर की यह प्रतिक्रिया आपको तेजी से सोचने में मदद करती है। हान यूफेई समझाती रही, यह ऐसा होगा जैसे आप सो रहे हों और आपके पैर आग से जल रहे हों। आपका शरीर दर्द का अलार्म बजाता है। यह आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपका दिमाग सोचने लगता है और आपको स्थिति से निपटने के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है।
दर्द अपने आप में शरीर का अलार्म है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आप एक सामान्य प्रतिक्रिया करेंगे और वह सबसे तेज प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी लड़ाई के दौरान सिर्फ अपने शरीर की प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं, तो आप सबसे तेज होंगे क्योंकि आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। दूसरों की तुलना में इससे आपको प्रतिक्रिया करने में काफी समय बचता है। हान सेन ने सोचा, इसका मतलब है कि मैं एक बुद्धिहीन आदमी हूं जिसका सिर तो साधारण है लेकिन अंग मजबूत है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हान सेन के विचारों को समझ रही थी। हान यूफेई मुस्कुराया और बोला, अपने शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को कम मत आंको। बुद्धिहीन होने का मतलब यह नहीं कि तुम मूर्ख हो। अगर तुम पवित्र रक्त शक्ति से लड़ाई में सचमुच शरीर को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकते हो, तो तुम्हें दूसरे जीवों को मारने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि हान यूफेई ने ऐसे बात की जैसे उसकी बात समझ में आ रही हो, हान सेन उससे बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे लगता था कि जब वह सोच समझकर काम करता है तो सब कुछ बेहतर होता है। दूसरी ओर, यदि वो प्रतिक्रिया शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता जैसा कि हान यूफेई वर्णन कर रहा था, तो ये बुरी बात नहीं होगी। दरअसल हान यूफेई ने जो कहा उससे कोई बुरी भावना नहीं हुई। फिर भी कई अन्य लोगों की तरह हान सेन ने उस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। हान सेन ने महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। ड्रैगन लेडी की मदद से उसके शरीर को छोटी छोटी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने में बस कुछ ही दिन लगे। फिर भी हान सेन को नहीं लगा कि वह नीले रक्त को नियंत्रित कर रहा है। वह अभी भी अपने मन से काम कर रहा था। वह उसके लाल रक्त के साथ नहीं मिला था। हान सेन ने अपना प्रश्न पूछा। हान यूफेई ने उत्तर दिया, अपनी भावनाओं को समझना तो बस पहला कदम है। इसके बाद जो आता है वही असली शुरुआत है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? नीले रक्त को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तुम्हें पुनर्तः स्थिर अवस्था में जाना होगा ताकि तुम्हारा शरीर रुककर अपने भीतर के सूक्ष्म भावों को महसूस कर सके। ये समझना तुम्हें ही है। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब से ड्रैगन लेडी ने उसे चोट पहुंचाना बंद कर दिया है, हान सेन बिना हिले डुले अकेले खड़ा रहता है। हान सेन को जल्दी ही पता चल गया कि पूरी तरह से स्थिर रहना पूरी तरह असंभव था। वह अपने दिल की धड़कन और फेफड़ों की सांसें बंद करने में कामयाब रहा। उसने अपने खून का प्रवाह भी बंद कर दिया था, लेकिन उसके शरीर के कई काम अभी भी चल रहे थे। मस्तिष्क और कोशिकाओं के परिवर्तन की तरह हान सेन ने सोचा कि उन्हें शांत करना आसान होगा। जितना ज्यादा वह उन्हें दबाने की कोशिश करता, उसका शरीर उतना ही शोरगुल करता। अनगिनत कोशिकाएं काम कर रही थीं। ये किसी पार्टी वाले नाइट क्लब जैसा था। इस वजह से उसकी भावनाएं और गहरी होती गईं। उसकी भावनाएं बेहद संवेदनशील थीं। जितना ज्यादा वह महसूस करता, उतना ही उसका शरीर स्थिर नहीं रह पाता। हान सेन अब खुद को हान यूफेई से ये कहने से नहीं रोक पा रहा था, बिल्कुल स्थिर रहना असंभव है। रक्त की शक्ति इस ब्रह्मांड के नियमों में कभी फिट नहीं बैठती, हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकते, तो नियमों से बाहर मौजूद किसी शक्ति को कैसे नियंत्रित कर पाओगे? हान सेन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हान यूफेई की बात कुछ हद तक सही थी। दुर्लभ लोग ही दुर्लभ काम करते हैं। अगर उसके पास बाकियों से बेहतर होने की ताकत नहीं होती, तो वह उन शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता जो नियमों से बंधी नहीं थी। हान सेन ने शांत होने और अपने शरीर को और भी शांत करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि वह उस बिल्कुल स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगा जिसका वर्णन हान यूफेई ने किया था। हान सेन जितना ज्यादा अपने शरीर को स्थिर रखना चाहता था, उसके शरीर की प्रतिक्रिया उतनी ही प्रबल होती जा रही थी। वहां खड़े रहना और न हिलना मौत से लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला लग रहा था। ड्रैगन लेडी ने लगभग डरे हुए हान सेन की ओर देखा, जो पास ही खड़ा था। उसने हान यूफेई से पूछा, क्या ये सचमुच काम करता है? उसे ऐसा करना ही होगा, हान यूफेई ने गंभीरता से कहा। जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। देव आत्माएं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगी जिसका रक्त नीला हो। जब देव आत्माएं फिर से अवतरित होंगी तो छाया देवता जैसा कोई गुंडा नहीं होगा। विशाल बंजर व्यवस्थाओं के अंधेरे क्षेत्र में एक पवित्र महल के खंडहरों के सामने एक छोटा सा जानवर था। वह जानवर बिल्ली जैसा दिखता था, पर बिल्ली जैसा नहीं था। वह लोमड़ी जैसा दिखता था, पर लोमड़ी जैसा नहीं था। वहां एक सुंदर युवा लड़का भी था। ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी मेई, बुढ़े गिद्ध, तुम लोग कहाँ हो? युवक चिल्ला रहा था। वह कुछ पाने की उम्मीद में ढूंढता रहा। नतीजों ने उसे निराश कर दिया। कुछ खून के धब्बों के अलावा और कुछ नहीं बचा। क्या यह आंटी मेई का खून है?
युवक ने दीवार पर खून के धब्बे देखे और चौंक गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बूढ़ी बिल्ली टूटी हुई दीवार पर कूद पड़ी। उसने उसे सूंघा और गंभीरता से कहा, शायद यह उसका खून है। यहाँ क्या हुआ? लिटिल फ्लावर ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने हाथों से खून के धब्बे को छुआ। जैसे ही उसका हाथ खून से सटा, खून के धब्बे में एक अजीब सी शक्ति प्रवाहित हो गई। खून के धब्बे पर एक अजीब सी परछाई थी, मानो समय पीछे चला गया हो। जो कुछ पहले हुआ था उसकी तस्वीर उसके सामने आ गई। उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो किसी फिल्म जैसा था। वीडियो में एक दृश्य था जिसमें किनलैन आंटी मेई की हत्या कर रहा था। लिटिल फ्लावर ने अपने दांत पीस लिए। उसके होठों से लगभग खून बहने लगा था। यह अफसोस की बात थी कि दृश्य में सिर्फ किनलैन को आंटी मेई की हत्या करते दिखाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। लिटिल फ्लावर दूसरे खून के धब्बे की ओर बढ़ा। उसने अपनी समय और स्थान की शक्तियां उस खून के धब्बे में डाल दी। उसने तुरंत किनलैन को बूढ़े गिद्ध, बिना आंखों वाले जानवर और लाल भूत की हत्या करते देखा। मैं उसे मार डालूंगा, बुढ़िया बिल्ली, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लिटिल फ्लावर की आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से खून बह रहा हो। छोटी फूल, शांत हो जाओ, बूढ़ी बिल्ली बोली, तुम अभी उससे नहीं लड़ सकती। लिटिल फ्लावर इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसने ओल्ड कैट को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे बस अपने सुपर जीन को अधिकतम करना है और फिर मैं अभयारण्यों से बाहर निकलकर जल्दी से लेवल अप कर सकता हूँ? बताओ मुझे क्या करना है। बूढ़ा बिल्ली उदास होकर बोला, तुम अभी अभी देवता बन गए हो और किनलैन तो असली देवता से भी कहीं ऊपर है। अगर तुम इतने कम समय में इतना आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत कष्टदायक है। मुझे बताओ क्या करना है, लिटिल फ्लावर ने आत्मविश्वास से कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि वो सामान अभी भी यहीं होगा। बूढ़ी बिल्ली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर पवित्र हॉल के खंडहर की ओर चल पड़ी। वह किनशियू की टूटी हुई मूर्ति के पास गई। बूढ़ी बिल्ली ने टूटे हुए आधार का चक्कर लगाया और उसके चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। उसने अपने पंजे निकाले और नीचे एक बटन दबाया। नीचे से एक कच्चा बना और हिलने लगा। इससे एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया जो जमीन के नीचे जाता था। पत्थर की सीढ़ियां तुरंत दिखाई देने लगीं। मेरे पीछे आओ, ओल्ड कैट ने लिटिल फ्लावर को पुकारा जब वो पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लिटिल फ्लावर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां ज्यादा दूर नहीं गईं। लगभग 90 फीट चलने के बाद वे अंत तक पहुंच गए। सीढ़ियों के बिल्कुल अंत में एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर कई अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। प्रतीक अमूर्त थे। ये बताना मुश्किल था कि वे क्या दर्शा रहे थे। तुम्हें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या तुम दरवाजा धक्का देकर खोल सकते हो, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। अगर अंदर जो कुछ है वह नहीं लिया गया है तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें बहुत मदद मिल सकती है। लिटिल फ्लावर ने हाथ बढ़ाकर पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया। उसकी शक्ति से पत्थर का दरवाजा हिला तक नहीं। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें अपनी पवित्र शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। पत्थर के दरवाजे को सिर्फ पवित्र शक्ति से ही खोला जा सकता है। लिटिल फ्लावर ने सिर हिलाया। उसका शरीर एक सफेद लौ से धधक उठा। आग की उपस्थिति से उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया था। उसने अपना हाथ पत्थर के दरवाजे पर रख दिया। उसके शरीर के चारों ओर की सफेद आग मानो पत्थर के दरवाजे के प्रतीक में पिघलते पानी की तरह थी। प्रतीक सफेद रंग में रंगा हुआ था। उससे एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था। कच्चा। जब पत्थर के दरवाजे पर लगे चिन्ह जगमगा उठे तो पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लिटिल फ्लावर ने उसे थोड़ा सा खोला। आधे खुले दरवाजे की दरार से रोशनी रिसने लगी। वह रोशनी लगातार तेज होती गई। जब पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया तो लिटिल फ्लावर ने उसके पीछे क्या था ये देखा। वह हैरान रह गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक पुराना पत्थर का हॉल था। हॉल के सबसे गहरे हिस्से में एक काला रहस्यमयी कवच लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूर्ति चुपचाप वहां खड़ी हो। लिटिल फ्लावर ने काले कवच को देखा और पूछा, बूढ़ी बिल्ली, क्या तुम इसी की बात कर रही हो? क्या ये कवच का यही सेट है? हाँ, वह कवच वही है जो पवित्र नेता किनशियाओ ने पहना था। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली खजाना है। इसमें अविश्वसनीय शक्ति है। आपको बस इसकी स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे पहनने के बाद आपके पास दुनिया के खिलाफ जाने की शक्ति होगी। सिर्फ किनलैन ही नहीं, बल्कि आप 10 किनलैन को भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ी बिल्ली रुक गई और अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन क्या?
लिटिल फ्लावर ने पूछा। ये कवच केवल पवित्र नेता किनशियू ही पहन सकते हैं, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। उनके अलावा सर्वोच्च स्तर के देवात्मा भी इस कवच को नहीं पहन सकते। आपके पास पवित्र शरीर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको इसकी स्वीकृति है या नहीं। अगर यह काम नहीं करता है तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। मैं आपको सलाह देती हूं कि आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। एक बार जब आप सच्चे देवता बन जाएंगे और अपने पवित्र शरीर का उपयोग कवच पहनने के लिए करेंगे, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लिटिल फ्लावर ने कवच को देखा और पूछा, क्या मेरे सफल होने की कोई संभावना है? 50% संभावना है, बूढ़ी बिल्ली ने जवाब दिया। लिटिल फ्लावर कवच के पास गया और बोला, ये जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त प्रतिशत है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बताओ, मैं इससे कैसे पहन सकता हूँ? अपने पवित्र शरीर का इस्तेमाल करके इसे जीत लो, बूढ़े बिल्ली ने आंखें मूंदते हुए कहा। अगर तुम्हें इसकी मंजूरी मिल गई तो ये तुम्हें इसे पहनने देगा। ठीक है। लिटिल फ्लावर कवच के सामने चला गया। चमकदार सफेद रोशनी जल रही थी। उसने कवच को घूरा और उसे दबाया। आर्म, धमाका। लिटिल फ्लावर का हाथ जब उस पर पड़ा तो उसकी सफेद रोशनी की आग कवच तक पहुंचने लगी। काला कवच अचानक बहुत चमकीला हो गया। वह बिल्कुल लिटिल फ्लावर के शरीर जैसा था। वह एक सफेद लौ से जल रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। लिटिल फ्लावर ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा जैसे उसका शरीर कवच की ओर बेतहाशा दौड़ रहा है, मानो उसे किसी अथाह खाई में खींचा जा रहा हो जो कभी भर ही नहीं सकती। वेदना। कवच अचानक फट गया। वह बिखरकर रोशनियों के ढेर में बदल गया। वह लिटिल फ्लावर की ओर बढ़ रहा था। वह अचानक लिटिल फ्लावर के शरीर से लिपट गया और एक नया कवच बना दिया। नया कवच बर्फ जैसा सफेद था। सफेद रोशनी लगातार चमक रही थी। बस आंखें स्याही की तरह काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक काली राक्षसी ज्वाला हो। लिटिल फ्लावर कवच से लिपटा हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसके छोटे बाल तेजी से बढ़े। वे उसके हेलमेट से काले झरने की तरह बह रहे थे। कवच के बीच से काली राक्षसी लपटें निकल रही थीं। काले और सफेद रंगों ने एक अद्भुत विरोधाभास पैदा कर दिया था।